गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। सभी बच्चे जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि आज की क्लास बहुत ही अच्छी होने वाली है। ठीक 10 बज चुके हैं, ठीक है, तो सभी बच्चे लाइव आ जाइए। आज बहुत अच्छा सीखने वाले हैं। एक डिटरमिनेंट्स की एक प्रॉपर्टीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आज हम कवर करेंगे। आज हम लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम है उसे मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से सॉल्व करना सीखेंगे। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं। उसमें पहला तरीका आज हमें सीखना है और दूसरा तरीका कल सीखना है। आज हम लीनियर इक्वेशन को एक्स वाई जेड की वैल्यू को नॉन होमोजीनियस को, ठीक है, सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स मेथड की मदद से। तो सभी बच्चे जल्दी से क्लास को लाइव ज्वाइन कर लीजिए और चैट बॉक्स पे जल्दी से बताइए कि व्यू और वॉइस सभी बच्चों को क्लियर है ना। जल्दी से आ जाइए सभी बच्चे, ठीक है, क्योंकि आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। और कल अब सीखेंगे, कल की क्लास का भी मैं शेड्यूल बता दूं आप सभी को, क्योंकि कल की क्लास में अब हमें सीखना है क्रैमर रूल, ठीक है। तो दो तरीके हैं हमारे पास, एक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड और दूसरा है बाय क्रैमर रूल, ठीक है। तो दोनों तरीकों को अच्छे सीखेंगे हम, ठीक है। तो जल्दी से सभी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो जल्दी से आइए, क्लास ज्वाइन करते हैं, अर्पित सर के साथ कुछ अच्छा सीखते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब आज हमें सीखना है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। तो इसमें हमने एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लेट कर लिया, a11x प्लस a12y प्लस a13z इक्वल में b1, और दूसरा a21x प्लस a22y प्लस a23z इक्वल में b2। ऐसे ही a31x a32y और a33z इक्वल में b3। ये हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे हमने तीन इक्वेशन एज्यूम कर लिए हैं, ठीक है। तो अब देखिए इनको सॉल्व करना है हमें, और सॉल्व करके ये देखना है कि ये हमें यूनिक सॉल्यूशन देते हैं या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन देते हैं या फिर नो सॉल्यूशन देते हैं। और साथ ही साथ हमें मालूम करना है एक्स वाई जेड की वैल्यू पॉसिबल क्या क्या हो सकती है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हमें आज कवर करनी है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमको करना क्या है, ये जो पूरा सिस्टम लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ये एक मैट्रिक्स फॉर्म में हमने लिख लिया, और साथ में हमने यहाँ पे लिख लिया इसमें x y और z, और फिर इक्वल में क्या है, इक्वल में कांस्टेंट टर्म है b1 b2 और b3। तो यहाँ पे देखिए अब इस तरह से कॉम्बिनेशन आ गया, मतलब इसका पहला स्टेप, ठीक है। क्योंकि आप देखो अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर लें, इसका इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो हमें वापस यही लीनियर इक्वेशन मिल जानी है, ठीक है। क्योंकि आप देख लो a11x प्लस a12y प्लस a13z इक्वल में क्या मिल गया, b1। और ऐसे ही सेकेंड रो का a21x प्लस a22y प्लस a23z इक्वल में क्या मिल गया, b2, ठीक है। ऐसे ही थर्ड रो का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम से तो हमें ये थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। क्लियर है? ओके, तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लेना है आपको, यहाँ पे जब लीनियर इक्वेशन के इक्वल में डिफरेंट कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं तब उसे हम बोलते हैं नॉन होमोजीनियस। क्या बोलते हैं? नॉन होमोजीनियस, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे b1 b2 और b3 के प्लेस पर जीरो आ जा रहा है, क्या आ जाए, जीरो, मतलब इक्वल वैल्यू क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए, तब हम उसे बोलेंगे होमोजीनियस, ठीक है। ये दो तरह के हमारे पास केसेस मिलते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में, ठीक है। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, इसको हमने एज्यूम कर लिया ये मैट्रिक्स A है, और ये जो कॉम्बिनेशन है x y z का इसको लेट कर लिया x, और ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हमने लेट कर लिया b। अब हमें क्या करना है, हमें एक्चुअल में इसे सॉल्व करना था और x की वैल्यू को इवैल्यूएट करना था, x y और z की वैल्यू। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे अगर हम प्री मल्टीप्लाई कर दें
प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर लो, तब देखिए क्या मिलेगा, ए इनवर्स ए एक्स इक्वल में बी, ये मिल गया। अब क्या करना है, ओ सॉरी यहाँ पे भी प्री मल्टीप्लाई होगा, ये मिल गया। अब देखिए ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, आई एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब आप देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो 1 वैल्यू देता है, ठीक है ना, तो हमें ये क्या मिल जाएगा, x इक्वल में a इनवर्स और b। तो इस तरह से अगर हमें x y z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, a इनवर्स। आपको पता है कि यहाँ पे therefore a इनवर्स हाउ कैन यू फाइंड, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ a। इस तरह से हम ए इनवर्स फाइंड आउट कर लेंगे, ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? आगे देखिए, आगे यहाँ पे ये समझना है आपको कि अगर अब यहाँ पे देखिए हमने ये बताया कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में 2 तरह के केसेस होते हैं। तो पहला केस क्या है, फर्स्ट केस है हमारे पास, केस फर्स्ट, बहुत ध्यान समझना है आपको। केस फर्स्ट में क्या होता है कि यहाँ पे अगर सपोज करिए अगर हम ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आप डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालोगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, अगर 0 के इक्वल नहीं तभी ए इनवर्स पॉसिबल है। इसका मतलब है कि हम ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर ए इनवर्स फाइंड आउट करने के बाद यहाँ पे ए इनवर्स की वैल्यू हम पुट करेंगे और फिर b से इसका मल्टीप्लाई करा देंगे और फिर x की जो वैल्यूज होंगी उसको कंपेयर करके हम x y z की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन होगा क्या यहाँ पे, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि ये हमें कम से कम एक सोल्यूशन देगा। तो हम इस केस में ये बोल सकते हैं कि इट हैव यूनिक सोल्यूशन। क्या बोलेंगे, यूनिक सोल्यूशन। तो ये पहला केस हो गया। अब यहाँ पे इसी का केस फर्स्ट का ही सेकेंड पार्ट है, if डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0, अगर डिटरमिनेंट ऑफ a 0 के इक्वल हो जाए और साथ में एडजॉइंट ऑफ a और b का जो प्रोडक्ट है वो हमारा 0 के इक्वल आ जाए, ठीक है। ये 2 केस अगर साथ साथ अप्लाई हो रहे हैं तब हमारे पास क्या होगा कि a इनवर्स हम फाइंड आउट कर ही नहीं पाएंगे और a इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तब उस समय इस सिचुएशन में हम बोलेंगे कि यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या फिर हम कह सकते हैं मेनी सॉल्यूशन। अब जब यहाँ पे तो हमने x y z की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी, ठीक है, वहां पे क्योंकि इनवर्स पॉसिबल हो रहा था। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ a 0 है और एडजॉइंट ऑफ b भी 0 है हमारा, ठीक है। तब हमारे पास जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, उसके लिए आपको मैं मेथड बता दूं। मेथड ये है कि ये जो यहाँ पे 3 इक्वेशन आपको दिख रही है, तो इनमें किसी भी 2 इक्वेशन, कोई भी 2 लीनियर इक्वेशन में आप z के प्लेस पर आपको k कोई कांस्टेंट पुट कर देना है, ठीक है। जो भी z दिख रहा है वहां पे कांस्टेंट पुट कर दीजिए। तब होगा क्या, ये जो 2 इक्वेशन है हमारे लीनियर इक्वेशन बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे, लीनियर इक्वेशन। और दोनों इक्वेशन को एंड सॉल्व बोथ लीनियर इक्वेशन। अब दोनों लीनियर इक्वेशन को आपने सॉल्व करके x एंड y इवैल्यूएट कर लिया, x एंड y इवैल्यूएट, x और y की वैल्यू आप इवैल्यूएट कर लीजिए। x और y की वैल्यू आपने इवैल्यूएट कर दिया, वापस आप अगर उस कॉम्बिनेशन पे रखोगे तो आपको डिफरेंट आपको वहां पे x और y की वैल्यूज मिलने लगेंगी। क्लियर? तो इस तरह से, इस प्रोसीजर से आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप अभी कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, इनसे रिलेटेड जो सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, इनसे रिलेटेड यहाँ पे सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा विद एग्जांपल। ओके, आपको परेशान नहीं होना है, अभी केवल कॉन्सेप्ट समझना है और अपने कॉपी में फिर रजिस्टर में सारी चीजें नोट करनी है। ओके, तो ये केस फर्स्ट हो गया। अब एक चीज और इसमें साथ में बता दें कि यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों ही केस हमने लिए, एक यूनिक सोल्यूशन का और एक इनफाइनाइट सोल्यूशन का। तो जब इक्वेशन ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होता है कि कम से कम एक सोल्यूशन दे रहा होता है, तब हम उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। ये भी आपने क्लास 10th में पढ़ा था, कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं,
कंसिस्टेंट, कम से कम अगर एक सॉल्यूशन दे रहा है कोई भी पर्टिकुलर इक्वेशन आफ्टर सॉल्विंग, ठीक है, तब उसे क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। अब ये तो कंसिस्टेंट का केस हो गया क्योंकि यहाँ पे वन सॉल्यूशन था, यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन था। अब हम बात करते हैं केस सेकंड की। तो केस सेकंड में क्या हो रहा है, केस सेकंड में होगा क्या, यहाँ पे केस सेकंड जो हम बताने जा रहे हैं वो एक्चुअल में इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट मतलब कि हमें यहाँ पे सॉल्यूशन मिलना ही नहीं है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और जब सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तब हम इस केस को बोलेंगे एक्चुअल में इनकंसिस्टेंट, और साथ में हम ये भी बोल सकते हैं नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन का केस क्या है, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये केस हमारे पास नो सॉल्यूशन का है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारी चीजें नोट कर लेनी है, समझनी है, और फिर इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। ओके, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो चलिए अब देखते हैं, इस क्वेश्चन के थ्रू हम सारी चीजें समझेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट अभी हमने क्लियर किया, ठीक है, वो इस क्वेश्चन के थ्रू समझने का आप सभी प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमें करना क्या है, ये जो भी x, y और z के कोफिशिएंट्स हैं इनको हमें लिख लेना है। तो 1 -1 1 2 1 -1 -1 -2 और 2 लिख लिया। और फिर यहाँ पे क्या लिखना है, x y z लिखना है, और इक्वल में ये 3 2 और 1 लिख लेना है। इतना काम हो गया। अब आप देख रहे हो ये a है और ये क्या था, x था, और ये क्या था, b था। अगर हम प्री मल्टीप्लाई करते हैं इनवर्स से, तब हमें फाइनली क्या मिलता था, a इनवर्स और साथ में b मिल रहा था। तो अब यहाँ पे एक हमें देखिए क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये कैसा है, कंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट का केस हमें मालूम है कि कंसिस्टेंट में दो केसेस होंगे, ठीक है। एक तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ ए जब 0 के इक्वल नहीं आएगा तब हम क्या बोलते थे, ओनली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि तभी ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ ए ही निकाल लें, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए तो निकालना ही पड़ेगा कोई भी केस हो। तो सबसे पहले हम a की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे। तो ये क्या है, 1 -1 1 2 1 और -1 -2 और 2 है। इसके बाद अब जब डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू देखिए क्या आएगी, 1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 2 माइनस में 2 हो गया, प्लस के बाद माइनस, और फिर क्या करना है, इसके करस्पॉन्डिंग आपको इस तरह से चौराहा बना देना है, ठीक है। 2 2 4 -1 अगेन +1, ठीक है। तब देखिए क्या मिल रहा है, -4 फिर माइनस साइन, और फिर क्या लिखना है, माइनस का 1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए देखिए क्या मिल रहा है, ये तो 0 हो गया, 4 -1 ये 3 मिल गया हमको, और ये माइनस का 3 मिल रहा है। तो अब आप देख रहे हो कि डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो रहा है, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब कहाँ पे जा रहा है क्वेश्चन, जा रहा है हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन की तरफ। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन के लिए हम अब कैसे चेक कर पाएंगे कि इनफाइनाइट है या फिर नो सॉल्यूशन है, उसके लिए हमने एक टूल्स बताया था। आपको करना क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए और बी का जो प्रोडक्ट है अगर वो 0 के इक्वल आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि कैसा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लेकिन अगर एडजॉइंट ऑफ ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, 0 मतलब 0 मैट्रिक्स, ठीक है ना, तो 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, तब हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए सबसे पहले आप ये देखो क्या लिखा हुआ है, इसको हम देखेंगे। ये क्या है, इक्वल 0 होना चाहिए फॉर मेनी सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या फिर इसको हम कंसिस्टेंट तभी बोलेंगे कि at least one solution will possible, then we can say the solution will have unique solution or infinite solution. So for many solution consistent हो गया ये। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का एक हमने शार्कर मेथड सीखा था लास्ट क्लास में, तो उसको क्या सीखा था, यहाँ पे देखिए हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स जो है वो ये दी गई है। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास,
ए की वैल्यू लिखी हुई है 1 -1 1 2 1 -1 और फिर -1 -2 और 2 ये लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमने क्या बताया था कि कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है, ठीक है। तो उसको हमने शॉर्टकट तरीके से निकालना सीखा था, उस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या लिखना है हमको यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, इसको हमने बताया था कि आप सबसे पहले ये सारे एलिमेंट लिख लो 1 -1 और 1 2 1 -1 -2 और 2। इसके बाद ये जो फर्स्ट कॉलम है और जो सेकंड कॉलम है उससे हम रिपीट कर देते हैं। तो फर्स्ट कॉलम क्या था 1 2 -1 और फिर क्या था -1 1 और -2। फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को हमने रिपीट कर दिया इधर राइट साइड। इसके बाद हम डाउन साइड जो है R1 को और R2 को रिपीट करेंगे। तो R1 हमारे पास क्या है 1 -1 1 1 -1 और 2 1 -1 2 और 1। इस तरह से पूरा कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो 1 है 1 के रिस्पेक्ट में आपको ये जो रो है और ये जो कॉलम है इसको डिलीट कर देना है। उससे क्या होगा कि अब आपको एडजॉइंट ऑफ कैसे मिलेगा। इस पे आप देखो 2 को मल्टीप्लाई हमने 1 पे किया, तब हम देख रहे हैं कि 2 मतलब अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए विल बिकम नाउ व्हाट 1 × 2 1 × 2 2 मिल गया 2 माइनस और इसका फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है, जो कि 0 देगा हमें, ठीक है। आपको फिर क्या करना है -2 को मल्टीप्लाई 1 पे करना है तो -2 मिलेगा -2 मिलेगा फिर माइनस साइन और अगेन +2 हो गया जो कि 0 दे रहा है वापस। आपको सॉल्व करना है कॉलम वाइज, लिखना है रो वाइज। क्लियर है सभी को? ओके, चलिए देखिए इसको देखिए -1 का 1 से मल्टीप्लाई कर लिया हमने तो 1 मिल गया, फिर -1 करेंगे तो 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कॉलम कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये सेकंड कॉलम पे आते हैं तो -1 × 1 1 है, फिर माइनस का 2 2 4 मिल गया तो 1 - 4 माइनस का 3 मिल जाएगा। इसी तरह से 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिलेगा और फिर माइनस साइन और 1 का मल्टीप्लाई -1 से तो ये 3 दे रहा है, ठीक है। इसी तरह देखो 1 × 2 2 हो गया फिर माइनस साइन यूज करेंगे फिर -1 हो जाएगा जो कि वापस 3 मिल जाएगा। क्लियर है सभी को? ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसका मल्टीप्लाई कर लिया हमने -4 मिल गया फिर माइनस साइन यूज करना है और फिर -1 है तो ये क्या देगा माइनस का 3 दे देगा। इसके बाद -1 × 1 क्या मिल रहा है -1 × 1 1 मिल रहा है 1 फिर माइनस साइन तो प्लस का 2, ठीक है, तो 3 मिल गया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है 1 × 1 1 माइनस और माइनस का 2 ही है तो 1 + 2 3 मिल जाएगा। तो ये हमारे पास क्या मिल चुका है एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद हमें फाइनल क्या करना है एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई करना है बी के साथ। तो एडजॉइंट ऑफ ए का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं या सॉरी कह दें मल्टीप्लाई करते हैं बी के साथ तब देखिए क्या मिल रहा है 0 0 0 ये -3 इसको वापस मैं नोट कर रहा हूँ -3 3 और 3। अब यहाँ पे बी के एलिमेंट क्या थे, बी के एलिमेंट देखिए यहाँ पे 3 2 और 1 थे 3 2 और 1 इसको लिख लिया हमने। क्लियर है? ओके, चलिए अब चेक करते हैं इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख लो इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से होगा तो सारा एलिमेंट तो 0 दे रहा है तो यहाँ पे हमें फाइनली इसका जब मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ तो 0 मिल गया, ठीक है। अब देखो सॉरी एक चीज और देखते हैं आप मल्टीप्लाई करने पे ये तो 3/3 का मैट्रिक्स था 3/3 का मैट्रिक्स था और ये इसका ऑर्डर क्या है 3/1 है, ठीक है। तब आप देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम यहाँ के नंबर ऑफ रो के इक्वल थे, ठीक है। इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। और पॉसिबल है तो जो आउटपुट मिलेगा इन दोनों के मल्टीप्लाई का वो जो मिलेगा उसका ऑर्डर कितना हो जाना है 3/1 मतलब 3 रो होंगी और 1 कॉलम होगा। क्लियर?
चलिए अब आगे देखते हैं। इसका मल्टीप्लाई तो हमने ऐसे कर लिया, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड रो का। तो सेकेंड रो में आप देखो -3 है, -3 का 3 से मल्टीप्लाई हुआ, -3 का मल्टीप्लाई जब 3 से होगा तो क्या मिल जाएगा, माइनस में 9 मिलेगा। फिर 3 का मल्टीप्लाई 2 से तो 3 2 6 मिल जाएगा। फिर 3 का 1 से तो 3 मिल जाएगा। तो -9 + 9 कितना मिल गया, ये भी 0 मिल रहा है भाई। इसके बाद अब नेक्स्ट चेक करते हैं। इसका भी हमने मल्टीप्लाई चेक कर लिया है जो कि 0 आउटपुट दे रहा है। अब हमें इसका मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर लो तो देखिए दोनों तो सेम थे, तो इसका मतलब है कि इसका रिजल्ट भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर। तो ये हमें 3/1 का आउटपुट मिल चुका है, 3/1। तो आपको ये पता चल चुका है कि ये जो 0 मैट्रिक्स मिल रही है एडजॉइंट ऑफ A डॉट B, ठीक है, क्या मिल रहा है, 0 मैट्रिक्स। इट मींस द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज मेनी सॉल्यूशन। अब ये क्लियर हो गया कि ये मेनी सॉल्यूशन रख रहा है, ठीक है। अब इसके पास कितने सॉल्यूशन है, मेनी सॉल्यूशन। और अगर मेनी कम से कम एक सॉल्यूशन अगर पॉसिबल है तब हम उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए अब थोड़ा सा एक चीज और देख लो यहाँ पे। अच्छा पहले ये बताओ चैट बॉक्स पे सभी लोग क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है आपको। अगर यहीं पे इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाता तब हम बोल देते हैं नो सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब कुछ भी एलिमेंट आ जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन। लेकिन अभी क्या हो रहा है, 0 के इक्वल आ चुका है तो ये क्या है, कंसिस्टेंट है और साथ में मेनी सॉल्यूशन दे रहा है। तो अब एक चीज और देख लो यहाँ पे। हाँ चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको ये देखना कि अगर इस टाइप की सिचुएशन है, मेनी सॉल्यूशन है, तब हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लीजिएगा, ठीक है। अब हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, अब तो ये क्लियर है कि ये जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था ये हमें मेनी सॉल्यूशन दे रहा है, ठीक है। अब चेक करते हैं कि कैसे हम इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी तो केवल हमने शो किया है कि ये कंसिस्टेंट है और मेनी सॉल्यूशन लेके आ रहा है, ठीक है। तो चलिए उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हमने एक मेथड बताया था। ये इक्वेशन फर्स्ट था, ये सेकंड था और ये थर्ड था। तो कोई भी दो पर्टिकुलर इक्वेशन आप ले लो और वहां पे पुट कर दो z इक्वल टू k। z के प्लेस पे हमने k पुट कर दिया, ठीक है। n इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में आप k पुट कर दीजिए। तब देखिए क्या होगा, यहाँ पे x माइनस वाई प्लस k इक्वल टू 3 और सेकेंड इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस के इक्वल में, सॉरी 2। क्लियर है, ओके। तो इस तरह से हमें ये मिल गया। अब ये जो दो लीनियर इक्वेशन है, ये पहला लीनियर इक्वेशन है और ये जो दूसरा लीनियर इक्वेशन है, दोनों लीनियर इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है आपस में। अब ये x और y की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप देखो अगर दोनों में ऐड कर दूं तो सिंपली ये कैंसिल हो जाने और ये 3x मिल जाएगा, इक्वल में कितना मिल जाएगा, 5। क्लियर, इक्वल में क्या मिल गया हमें, 5 मिल गया। तो अब क्या करना है, x की वैल्यू मिल गई हमें 5/3। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास, 5/3। x की वैल्यू तो मालूम चल गई। अब x की वैल्यू को अगर किसी भी पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट करते हैं तो y की वैल्यू एड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं x की वैल्यू को अगर हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया तब देखिए यहाँ पे मिलेगा 5/3 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लो। तो फर्स्ट में 5/3 माइनस में क्या है y प्लस k इक्वल में 3। तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या मिल रहा है, 5/3 माइनस 3 प्लस में k, या फिर y इक्वल टू 5 माइनस 9 कितना मिल गया, -4, ठीक है। तो -4/3 या फिर हम लिख सकते हैं k -4/3। तो ये y की वैल्यू मिल गई। अब आप सोच रहे होंगे k क्या है, k एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है। तो k की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे k की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो y की डिफरेंट वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू 2 पुट करेंगे डिफरेंट वैल्यू। इसी तरह से हमें डिफरेंट मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। इसी वजह से k की वैल्यू डिफाइन नहीं हो पा रही है। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू, y की वैल्यू मालूम चल चुकी है। अब z की वैल्यू आप देख लो, z की वैल्यू हमने ले लिया, z की वैल्यू तो पहले से डिसाइड थी, k थी, ये x है,
ये y है और ये क्या है z। अब ये तीनों वैल्यूज को अगर मैं अपने इक्वेशन थर्ड में पुट करता हूँ तब हमें ये वेरिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ ये x, y और z की वैल्यूज हो सकती हैं इन टर्म ऑफ कंसिस्टेंट और इनफाइनाइट सॉल्यूशन केसेस। ठीक है, तो अब x, y, z की वैल्यू अगर हम वहां पर पुट करते हैं तो देखिए वहां पे इक्वेशन थर्ड क्या था हमारे पास, x माइनस 2y प्लस में 2z ये था। x के प्लेस पे पुट करते हैं माइनस में 5/3 तो ये 2 है। y की वैल्यू क्या है हमारे पास, k माइनस 4/3 है। z की वैल्यू k थी। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तब देखिए क्या करता है, ये मिल रहा है माइनस में 5/3 माइनस का 2k और प्लस में 8/3 प्लस में 2k है। ठीक है, तो आप देखो 8 माइनस 5 कितना मिल गया, 3/3। ठीक है, और ये तो कैंसिल हो गया तो ये आउटपुट हमें दे रहा है 1। तो आप थर्ड इक्वेशन को देख भी रहे हो कि ये जो पूरा था कॉम्बिनेशन, ये हमें आउटपुट कितना दे रहा था, 1 दे रहा था। तो इट मींस x, y और z की वैल्यू हम इस तरह से इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप सारी चीजें आप सभी को क्लियर हो रही होंगी। बताइए जल्दी से चैट बॉक्स पे, जल्दी से बताइए। ओके, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइए क्लियर है सभी को, जल्दी से बताइए चैट बॉक्स पे एक्टिव हो जाइए, जल्दी से बताइए सारी चीजें क्लियर है आपको। ओके, तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। क्लियर हो गया सबको। तो ये मैट्रिक्स मेथड का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन 100% आपको यूपी बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड में डेफिनेटली मिलेगा 8 मार्क्स का। ठीक है, 8 मार्क्स, 6 मार्क्स, ठीक है, 5 मार्क्स का भी कभी आ जाता है। लेकिन अब हम जो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे इसी क्वेश्चन को हम देखेंगे एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको कहते हैं क्रैमर रूल। ठीक है, तो सभी बच्चे कल की क्लास नहीं मिस करेंगे, क्रैमर रूल समझेंगे साथ में। ठीक है, तो वहां पे भी सारी सिचुएशंस आपको अच्छे से समझनी है और अपने सारे डाउट्स क्लियर करने। ओके, तो आज की क्लास यही ओवर होती है। हैव अ नाइस डे, कीप इट अप।